हे गाइस, सो अब हमें क्या समझना है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में हमने क्या कर लिया अभी तक? हमने एटीपी बना लिया और हमने एनएडीपीएच बना लिया, और हमने बोला ही था कि हमारा पर्पस क्या है कि सनलाइट की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करो, विच इज़ एटीपी एंड एनएडीपीएच, और इस केस में अब ले जाके इसको केमिकल फाइनली अपने कार्बोहाइड्रेट्स में सेव कर दो। तो अब ये काम होगा कैसे? अब कैसे होगा से पहले ये भी हमें समझना पड़ेगा कि भाई इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी। तो बेटा इसकी डिस्कवरी करने वाले 3 साइंटिस्ट थे। मेल्विन कैल्विन, जिसके वजह से इसको कैल्विन साइकिल भी बोला जाता है। एंड्रयू बेंसन, दैट इज वाई समटाइम्स इट्स ऑल्सो कॉल्ड कैल्विन बेंसन साइकिल। एंड जेम्स बशाम। सो मेल्विन कैल्विन, एंड्रयू बेंसन और जेम्स बशाम ने इसको समझा था। अब यहाँ पे एक दिलचस्प कहानी है जो आपको समझनी चाहिए। वो कहानी क्या है? देखो, वो जानना चाहते थे कि कार्बन के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, उन्होंने इतना तो समझ लिया था कि भाई देखो, जो लाइट रिएक्शन केमिकल एनर्जी बनाएगा उसका इस्तेमाल करेंगे, बट कैसे करेंगे, कौन से कंपाउंड्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। तो एंड्रयू बेंसन और कैल्विन और जेम्स बशान ने क्या कोशिश की कि उन्होंने बोला कि ऐसा करो, रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड दे दो, रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड दे दो प्लांट को, और जो फर्स्ट कंपाउंड हर एक थोड़े थोड़े समय पे लीफ से कंपाउंड आइसोलेट करते रहेंगे। जो फर्स्ट कंपाउंड हमें मिलेगा हम मान लेंगे कि वो पहला सिंथेसाइज्ड कंपाउंड है यूजिंग रेडियो एक्टिव कार्बन। फिर सेकेंड कंपाउंड, फिर थर्ड कंपाउंड, फिर फोर्थ कंपाउंड। ठीक है, तो उन्होंने ये बहुत अच्छी सी तरकीब निकाली। तो उन्हें नहीं पता था क्या होता है, बट उन्होंने सोचा कि चलो ऐसा करके देखते हैं कि क्या होता है। तो देखो, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या थी? कि उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत सिंपल थी कि अगर मैं एक रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा हूं, तो इसको लेने वाला जितना कार्बन का भी कंपाउंड होगा, ही डिड नॉट नो ना, उन्हें थोड़ी ना पता कि ये जो कार्बन का एक्सेप्टर है वो कितने कार्बन का कंपाउंड था, उन्हें नहीं पता। बट उन्होंने बोला लेट इट बी एक्स, कि एक्स कार्बन का कंपाउंड है जो इस एक रेडियो एक्टिव कार्बन को एक्सेप्ट करेगा। तो जो भी मुझे मिलना चाहिए वो X+1 कार्बन का रेडियो एक्टिव कंपाउंड मिलना चाहिए। ये इनका लॉजिक था कि मैं नहीं पता, मुझे नहीं पता कि फर्स्ट कंपाउंड जो कार्बन को एक्सेप्ट करता है वो कितने कार्बन का है, लेट इट बी एक्स। बट मैं क्योंकि मैं रेडियो एक्टिव कार्बन दे रहा हूँ, तो फर्स्ट रेडियो एक्टिव कंपाउंड जो मिलेगा उसमें X+1 कार्बन होना चाहिए। अब हुआ क्या? उन्हें क्या मिला? तो भाई उन्हें मिला जो फर्स्ट कंपाउंड था, दैट इज 3 फॉस्फोग्लिसरेट। मैं इसको कहने वाला हूं 3PGA। देखो एनसीईआरटी कभी कभार अलग अलग नाम यूज करती है, तो बी केयरफुल। मॉलिक्यूल का नाम सेम होगा, शॉर्ट फॉर्म अलग हो सकता है। 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। अब ये हो गया पंगा। अगर 3 कार्बन कंपाउंड है और एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड से आ रहा है, यानी द एक्सेप्टर कार्बन कंपाउंड मस्ट बी, उन्होंने सोचा कि मस्ट बी अ 2 कार्बन कंपाउंड। क्यों? क्योंकि फाइनली भाई 3 कार्बन है, एक कार्बन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी जो एक्सेप्टर कंपाउंड है वो 2 कार्बन का होना चाहिए। सो दे केप्ट ऑन फाइंडिंग इट, दे केप्ट ऑन सर्चिंग फॉर दिस कंपाउंड। कौन सा ऐसा 2 कार्बन कंपाउंड है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है? उन्हें मिला ही नहीं, डिड नॉट फाइंड। so did not they were not able to find any such compound जो 2 कार्बन का है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट कर सकता है। तो उन्होंने ये लॉजिक लगाया, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक 5 कार्बन कंपाउंड हो, उसने एक कार्बन डाइऑक्साइड से एक्सेप्ट कर लिया और एक 6 कार्बन का कोई रेडियो एक्टिव कंपाउंड बनाया होगा, और ये 6 कार्बन का रेडियो एक्टिव कंपाउंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड में टूट गया। इस बात को एकदम ध्यान से समझना, लॉजिक बहुत ज़रूरी है। उनका ओरिजिनल आइडिया क्या था? जितना कार्बन का मेरा एक्सेप्टर है वो एक कार्बन डाइऑक्साइड रेडियो एक्टिव वाला लेगा, और मेरा जो फर्स्ट रेडियो एक्टिव कंपाउंड है वो X+1 कार्बन का होना चाहिए। तो उनका जो रेडियो एक्टिव कंपाउंड सबसे पहले उनको मिल रहा था वो 3 कार्बन का था। तो वो लगे ढूंढने कि 2 कार्बन का कंपाउंड कौन सा है, उन्हें मिला ही नहीं। फिर उन्होंने सोचा कि ऐसा तो नहीं कि हो सकता है एक 5 कार्बन कंपाउंड होगा जो एक्सेप्टर होगा, उसको एक कार्बन मैंने दिया और एक 6 कार्बन कंपाउंड बना। बट दिस
6 कार्बन कंपाउंड इज वेरी ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट बोले तो टेम्पररी, वो तुरंत ब्रेक करके 3 कार्बन कंपाउंड बना लेता है, और वो 3 कार्बन कंपाउंड कुछ और नहीं बल्कि 3PG है। दिस लुक्ड प्लॉजिबल, और बाद में हमें पता चला कि बिल्कुल ऐसा ही होता है, और ये 5 कार्बन कंपाउंड कुछ और नहीं बल्कि RuBp है। RuBp इज रिबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। रिबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। बिस मतलब 2, फॉस्फेट 2 फॉस्फेट है, कहाँ है, फर्स्ट कार्बन और 5th कार्बन। और रिबिलोज क्या है भाई, रिबिलोज एक पेंटोज शुगर है, इट्स अ 5 कार्बन शुगर। आपको याद होगा आपने 2 5 कार्बन शुगर पेंटोजेस पढ़े थे, राइबोज और रिबिलोज। तो रिबिलोज इज अ 5 कार्बन शुगर जिसके फर्स्ट और 5th कार्बन पे एक एक फॉस्फेट है। तो RuBp एक कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करके 2 मॉलिक्यूल बनाता है, 2 मॉलिक्यूल किसका, 3-फॉस्फोग्लिसरेट का। और इस पूरे रिएक्शन को कैटेलाइज कौन करता है, एक एंजाइम जिसका नाम है रूबिस्को। रूबिस्को का फुल फॉर्म क्या है, इट इज RuBp, रिबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। रूबिस्को का फुल फॉर्म है RuBp कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। अब ऑक्सीजनेज क्यों नाम है समझेंगे, कार्बोक्सिलेज नाम क्यों है, क्योंकि कार्बन को ऐड कराता है, सिंपल, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप मस्ट बी एडिशन ऑफ अ कार्बन टू दिस 5 कार्बन कंपाउंड, और इस स्टेप को एक नाम दिया गया, दिस वाज कॉल्ड फिक्सेशन। सो रूबिस्को इज अ फिक्सेट कार्बन फिक्सेशन एंजाइम जो एक कार्बन को ऐड कर देता है, ठीक है। ये मेजर लॉजिक था उनका। अब अगर ये क्लियर है तो चलो ये इस डायग्राम को देखते हैं, ठीक है। सो डार्क रिएक्शन क्या है, सिंथेटिक फेज है, और ये सिंथेटिक फेज कैसे काम करता है, एक 5 कार्बन कंपाउंड के साथ एक कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट कर लेते हैं, और एक्सेप्ट करने के बाद 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA बनाते हैं। दिस इज द कार्बन फिक्सेशन स्टेप। अब यहां आपको कार्बन पे बहुत ध्यान देना है। अगर मेरे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट है, यानी मेरे पास टोटल अभी भी 6 कार्बन है, ठीक। अब 3-फॉस्फोग्लिसरेट का क्या होगा, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बनेगा। 3-फॉस्फोग्लिसरेट में सिर्फ एक फॉस्फेट था, 3rd कार्बन पे एक फॉस्फेट था। 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, फर्स्ट कार्बन 3rd कार्बन पे एक एक फॉस्फेट है, इसलिए बोला बिस, बिस मतलब 2, फर्स्ट कार्बन और 3rd कार्बन पे एक एक फॉस्फेट है, तो टोटल 2 फॉस्फेट, ठीक। और कितने 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, 2 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, क्यों, क्योंकि 2 3-फॉस्फोग्लिसरेट थे, हर चीज 2 हो रही है, क्यों, क्योंकि RuBp plus CO2 is 6 कार्बन, कार्बन कैन नॉट बी क्रिएटेड, कार्बन कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो टोटल कंजर्वेशन ऑफ मास होना चाहिए। तो इसलिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरेट बने तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट भी बनेगा। अब ये एक्स्ट्रा फॉस्फेट कहां से आया, ये एक्स्ट्रा फॉस्फेट देने वाला कोई और नहीं बल्कि आपका ATP है। ये वही ATP है जिसका आपने इस्तेमाल किया था, ठीक है। दिस इज द सेम ATP दैट यू हैड क्रिएटेड इन द लाइट रिएक्शन। अब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 BPG विल कंज्यूम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, क्योंकि एक मॉलिक्यूल ऑफ BPG को एक फॉस्फेट चाहिए जिसके लिए एक ATP लगेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ BPG को 2 फॉस्फेट चाहिए तो 2 ATP लगेगा, सिंपल। अब ध्यान से सुनना, 1,3 BPG विल कन्वर्ट इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ठीक है। जब भी आप फंक्शनल ग्रुप को चेंज कर रहे हो ना, जब भी आप फंक्शनल ग्रुप को चेंज करोगे, हाइड्रोजन का आदान प्रदान होना तय है, मोस्ट ऑफ द केसेस में, ऐसे याद रखना। तो फॉस्फोग्लिसरेट चेंज हो रहा है ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो यहां पे मैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH को इस्तेमाल करके हाइड्रोजन की मदद से ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बना दूंगा। वंस अगेन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ BPG, 2 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate, 2 molecules of NADPH चाहिए मुझे, ठीक है।
एक मॉलिक्यूल होता तो एक NADPH चाहिए था, 2 मॉलिक्यूल है इसलिए 2 NADPH चाहिए। क्लियर? सो एट द एंड मेरे कार्बन्स अभी भी मेरे पास टोटल 6 हैं। इसके पहले भी मेरे पास टोटल 6 कार्बन थे, इसके पहले भी मेरे पास 6 कार्बन थे, और ये एक्स्ट्रा कार्बन आया क्यों था? क्योंकि मैंने एक 5 कार्बन के कंपाउंड को एक एक्स्ट्रा कार्बन दिया था। तो 6 कार्बन का 3PGA, 6 कार्बन का 1,3-BPG और 6 कार्बन का ग्लिसरल डिहाइड 3-फॉस्फेट। अब यहां आता है सबसे बड़ा ट्रिक। ठीक है, एक चीज आप ध्यान दो कि NADPH कंज्यूम हुआ, उसका हाइड्रोजन और उसका इलेक्ट्रॉन अब ग्लिसरल डिहाइड के पास है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि दिस इज अ रिडक्शन फेज। रिडक्शन इज नथिंग बट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का गेन होना एंड हाइड्रोजन का गेन होना, इसी को रिडक्शन कहते हो। तो यहाँ पे रिडक्शन क्यों हुआ? क्योंकि NADPH के पास से हाइड्रोजन इसके पास आ गया, इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। ठीक, अब एक पंगा है, ग्लिसरल डिहाइड 3-फॉस्फेट का क्या? तो आसान भाषा में हम ऐसे समझेंगे कि भाई ये जो ग्लिसरल डिहाइड 3-फॉस्फेट है ना, ये 2 रास्ते जाएगा। एक कार्बन बाहर, 5 कार्बन अंदर। सुनना ध्यान से, ग्लिसरल डिहाइड 3-फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल हैं, एक ग्लिसरल डिहाइड 3-फॉस्फेट में 3 कार्बन है, टोटल मेरे पास 6 कार्बन है। अभी भी उन 6 कार्बन में से एक कार्बन साइकिल से बाहर आएगा और 5 कार्बन साइकिल में रह जाएंगे। इसको मैं थोड़ी देर में और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी समझ लो पहले, उसके बाद थोड़ा कॉम्प्लेक्स में जाएंगे। एक कार्बन साइकिल से बाहर आया, एक कार्बन, सॉरी 5 कार्बन रह गए, और वो 5 कार्बन को मैंने फिर से इस्तेमाल करके RuBP में कन्वर्ट कर लिया यूजिंग 1 मोर ATP। फिर से एक ATP की जरूरत पड़ेगी साइकिल को दोबारा शुरू करने में। सो ग्लिसरल डिहाइड 3-फॉस्फेट के 6 कार्बन में से एक कार्बन बाहर, 5 कार्बन वापस, और उन 5 कार्बन से RuBP को दोबारा बनाने के लिए एक ATP चाहिए। क्लियर? अब थोड़ा ध्यान से थोड़ा मैथ्स करेंगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा सा मैथ्स खेलना है हमें अब। चलो खेलते हैं। हमने बोला 1 RuBP प्लस 1 कार्बन, RuBP का 5 कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड का 1 कार्बन इज इक्वल टू 6 कार्बन। और 6 कार्बन मेरे पास कहाँ है? 6 कार्बन मेरे पास बैठा हुआ है 2 मॉलिक्यूल ऑफ G3P पे। लेकिन इस 6 कार्बन में से 5 कार्बन वापस लौट जाएगा और 1 कार्बन बाहर आ जाएगा। दिस 1 कार्बन विल बी यूज्ड टू मेक शुगर्स। ठीक, और हमने यहां पे ये भी लिख दिया कि भाई देखो G3P बनाने में अभी तक 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P बनाने में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP खर्च हो गए, और RuBP को कंज्यूम करने में 1 ATP और खर्च हो गए। और ये कितना साइकिल था भाई? ये था 1 साइकिल। सो अब हम इसका समरी लिखेंगे। 1 साइकिल consumes 1 carbon dioxide, produces 1 carbon for sugar, O0 मतलब for। 1 cycle consumes 1 carbon dioxide and produces 1 carbon for sugar। ठीक, अब सिर्फ 1 कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं कंज्यूम हो रहा है, इट कंज्यूम्स 2 NADPH एंड 3 ATP। 3 ATP कहाँ से आया भाई? ये भी आपको पता होना चाहिए। ये रहा 2 ATP, ये रहा 1 ATP, टोटल कितने हो गए? 3 ATP। तो 1 साइकिल 1 कार्बन शुगर के लिए छोड़ देगा, 1 कार्बन CO2 का लेगा, और एनर्जी कितना कंज्यूम करेगा? 2 NADPH और 3 ATP। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए 1 ग्लूकोज। चलो अब लिखते हैं 1 ग्लूकोज। मुझे चाहिए 1 ग्लूकोज।
ठीक है, मुझे चाहिए 1 ग्लूकोज। 1 ग्लूकोज में कितने कार्बन? 6 कार्बन। एक साइकिल मुझे देता है 1 कार्बन, और मुझे कितने कार्बन चाहिए? 6 कार्बन। तो मैं बोलूंगा कि देखो भाई, मैं इस साइकिल को 6 बार चलाऊंगा। 6 बार चलाऊंगा तो साइकिल कंज्यूम करेगा 6 कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोड्यूस करेगा 6 कार्बन फॉर द शुगर, और क्योंकि एक साइकिल 2 NADPH कंज्यूम करता था, तो ये करेगा 6 × 2 इज इक्वल टू 12 NADPH, एंड 6 × 3 इज इक्वल टू 18 NADPH। ठीक है, सो एक ग्लूकोज कितना कंज्यूम करेगा? 12 NADPH और 18 ATP, सॉरी माय बैड, 12 NADPH एंड 18 ATP। अब ये आपका मेन फॉर्मूला है। इसी को घुमा के फिरा के बहुत कुछ पूछ सकते हैं। बोलेंगे एक सुक्रोज के प्रोडक्शन में कितना ATP खर्च, कितना NADPH खर्च, 1000 ग्लूकोज के लिए पूछ लेंगे। इसको हम कुछ भी लगा के पूछ सकते हैं। बट एक बात समझो, दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। ये बेसिक समरी है जो आपको मतलब पता तो होना ही चाहिए, मतलब विदाउट फेल। प्रॉब्लम है कि ये जो हमने बोल तो दिया बड़ी आसानी से कि भाई 1 कार्बन शुगर के लिए चला जाएगा। ऐसा कभी होता है क्या? कार्बन अकेला उड़ के जाएगा शुगर के पास? नहीं जा सकता। हमेशा कार्बन किसी ना किसी कंपाउंड का हिस्सा बनकर जाएगा। कार्बन आया कैसे था साइकिल में? एक कंपाउंड का हिस्सा बनकर, CO2। तो कार्बन जब जाएगा केल्विन साइकिल से बाहर, वो भी एक कंपाउंड का हिस्सा बनकर जाएगा। क्लियर है? तो व्हाट इज दैट कंपाउंड? क्योंकि हम तो क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं G3P। अगर हम G3P बना रहे हैं तो ये कार्बन बाहर कैसे जाएगा? तो आप साइंटिस्ट ने ये रूल फिगर आउट किया, फॉर एवरी 12 G3P glyceraldehyde 3 phosphate made, 2 G3P will exit the cycle, will leave the cycle। अब 2 G3P मतलब 6 कार्बन, 12 G3P मतलब 12 times 3 36 कार्बन, right? 2 G3P will leave the cycle and 10 G3P will remain or will regenerate RUBP। 10 G3P जो है आपका RUBP को रीजनरेट करेगा। 10 G3P मतलब 10 × 3 30 कार्बन। एंड दिस मेक सेंस, है ना? 12 G3P कब बनेगा? अब इसमें थोड़ा वो डालो। 12 G3P बनने के लिए मुझे साइकिल को 6 बार चलाना पड़ेगा। एक साइकिल 2 G3P बनाता है, तो 12 G3P बनाने के लिए 6 साइकिल चलाएंगे। 6 साइकिल चलाएंगे तो एक ग्लूकोज बनेगा। एक ग्लूकोज के लिए 6 कार्बन चाहिए था, मिल गया ना मुझे 6 कार्बन। और 6 साइकिल चलाने के लिए मुझे 6 RUBP चाहिए। एक RUBP में है 5 कार्बन, और 10 G3P के पास है 30 कार्बन। मुझे चाहिए थे 6 × 5 30 कार्बन, मुझे मिल रहे हैं 6 × 5 30 कार्बन। मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। 12 G3P बना तो 2 जाएगा, 10 रहेगा। अब 12 G3P कब बनेगा? 6 साइकिल चलाने पर। 6 साइकिल चलाने पर 6 कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और 6 कार्बन को निकालेंगे एज G3P, एंड 6 कार्बन मतलब 1 ग्लूकोज। 6 साइकिल चलाने के लिए मुझे 6 RUBP चाहिए। 6 RUBP मतलब 6 × 5 30 कार्बन। क्यों? RUBP इज अ 5 कार्बन कंपाउंड। मिल रहा है मुझे 10 G3P वापस, तो 10 G3P का मतलब 10 × 3 30 कार्बन। 30 कार्बन चाहिए, 30 कार्बन मिल गया। क्लियर है? ये मैथ को याद रखना। देखो, ये मैथ हम पूछेंगे नहीं आपको, इस मैथ को हम पूछने वाले नहीं हैं। पूछेंगे ये वाला पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिमेंबर दिस। ठीक है? सो आज की क्लास में वी अंडरस्टूड अबाउट द केल्विन साइकिल। अब केल्विन साइकिल को C3 साइकिल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं C3 साइकिल? बिकॉज द फर्स्ट सिंथेसाइज्ड कंपाउंड
जब पहला सिंथेसाइज्ड कंपाउंड बनेगा वो एक 3 कार्बन कंपाउंड था, इसीलिए इसको बोलते हैं C3 साइकिल। ठीक, अब एक प्रॉब्लम है, हमने रुबिस्को का नाम बोला रुबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। कार्बोक्सिलेज तो समझ में आ रहा है, कार्बन को ऐड करा रहा है, ऑक्सीजनेज क्यों बोल रहे हैं भाई? ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में समझना है कि व्हाट इज दिस ऑक्सीजनेज एक्टिविटी, व्हाट इज C2 साइकिल और फोटो रेस्पिरेशन, जो हमेशा क्वेश्चन में आते रहता है, और इस फोटो रेस्पिरेशन से अगर कोई परेशानी क्रिएट हो रही है तो प्लांट्स ने उसको कैसे सॉल्व किया। ठीक है, इंटरेस्टिंग है, लेट्स डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट वन।